नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को देंगे मखाना बोर्ड का उपहार। पूर्णिया को भी मिलेगा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन। लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से किया इंकार। 5 साल की इस्लाम की प्रैक्टिस करने की अनिवार्यता पर रोक। अदालत ने कहा, पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं। किरण रिजिजू ने की फैसले की सराहना। भारत में एआई के इस्तेमाल से जुड़ी नीति आयोग की 2 अहम रिपोर्ट जारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनोवेशन पर दिया जोर। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, एआई में अग्रणी बनने की तैयारी में भारत। नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। झारखंड में लाल आतंक पर प्रहार। 3 हार्डकोर इनामी नक्सली ढेर। AK-47 समेत बड़ी संख्या में हथियार बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। और नेपाल में नए अंतरिम मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। पीएम सुशीला कार्की ने 3 नेताओं को किया कैबिनेट में शामिल। रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिंग और ओम प्रकाश आर्यल ने ली मंत्री पद की शपथ। आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने वादे के अनुसार बिहार को राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उपहार देने वाले हैं। साथ ही पूर्णिया में करीब 36,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सीमांचल को मजबूत कनेक्टिविटी की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री बिहार दौरे में पूर्णिया हवाई अड्डे के नए सिविल एनक्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम रेल संपर्क में सुधार के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और कई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन के बाद विमानों का परिचालन पूर्णिया एयरपोर्ट से शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे तो पूर्णिया एयरपोर्ट पूर्ण रूप से ऑपरेशनल हो जाएगा। सबसे पहले जो फ्लाइट है वो पूर्णिया से कोलकाता के लिए है, फिर अहमदाबाद से पूर्णिया के लिए है। आने वाले दिनों में जैसा कि माना जा रहा है कि पूर्णिया कोलकाता और पूर्णिया अहमदाबाद के अलावा भी दिल्ली और मुंबई जैसे शहर इस नेटवर्क से जुड़ेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट से स्टार एयर की फ्लाइट जहां अहमदाबाद से पूर्णिया और कोलकाता के लिए अपनी सेवाओं की शुरुआत करेगी, वहीं इंडिगो की फ्लाइट पूर्णिया से कोलकाता के लिए रवाना होगी। अहमदाबाद से पूर्णिया जो है वो 4 दिन चलेगी, सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार और रविवार। और ये जो सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार वाली फ्लाइट है, ये अहमदाबाद से पूर्णिया और पूर्णिया से कलकत्ता जाएगी। और केवल रविवार को ये कलकत्ता नहीं जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है सरकार के साथ मिलके कि हम इस फ्लाइट को डेली कर दें। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीशाबाड़ी सभा स्थल पहुंचेंगे, जहां से वो सीमांचल समेत बिहार के तमाम हिस्सों के विकास के लिए कई बड़ी सौगातें जनता को देंगे। एयरपोर्ट का वो उद्घाटन करेंगे। यहाँ से हवाई जहाज पर यात्री अहमदाबाद के लिए जाएंगे। मोदी जी वंदे भारत जो देश की सबसे प्रिय और एक्सप्रेस ट्रेन है, उस ट्रेन को देने का काम यहाँ करेंगे। 2.5 लाख महिला उद्यमी के खाते में मोदी जी कल डीबीटी के माध्यम से उनकी राशि वहाँ देने का काम करेंगे। अपने बिहार दौरे में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे। ये बोर्ड उत्पादन और नई प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। भागलपुर में पीर 35 में 3 गुणे 800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे। ये बिहार में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। बिहार के पूर्णिया से कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर दायर याचिकाओं पर आदेश सुनाते हुए साफ किया है कि वह पूरे कानून पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन कुछ प्रावधानों के अमल पर रोक लगाई गई है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अगुवाई वाली बेंच ने नए कानून के तहत वक्फ करने वाले को कम से कम 5 साल से मुस्लिम होने की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक राज्य सरकार ये तय करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं देती कि कोई व्यक्ति कम से कम 5 साल से मुस्लिम है या नहीं। साथ ही कोर्ट ने कानून की धारा 3C1 के अमल पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि अगर वक्फ के नियंत्रण वाली किसी संपत्ति के सरकारी होने का आरोप लगता है तो कलेक्टर द्वारा जांच रिपोर्ट आने तक उसे राजस्व उद्देश्य के लिए वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 और राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जहां तक संभव हो बोर्ड का CEO मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन को लेकर अदालत ने कहा कि यह व्यवस्था नई नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर विधायिका को लगता है कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और नए कानून के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए वक्फ डीड अनिवार्य है तो इससे मनमाना नहीं कहा जा सकता है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्वागत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जो तय किया है वह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है। वक्फ संशोधन विधेयक में प्रावधान संपूर्ण रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों को फायदा पहुंचाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैं संतुष्ट हूं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसको स्वागत करता हूं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाला है और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज़ होते थे, प्रॉपर्टी जो मिसयूज़ कब्जा करते थे, वो भी बंद हो जाएगा और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फ़ायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो बेघर है, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में AI के इस्तेमाल से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट विकासशील भारत के लिए AI का रोड मैप, त्वरित आर्थिक विकास का अवसर और नीति फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी पर आधारित है। इन रिपोर्ट्स को नीति आयोग ने तैयार किया है। नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश को भविष्य की तकनीक में महारत हासिल करने और इसके लिए टैलेंट को विकसित करने की जरूरत है। वर्तमान युग में AI के प्रभाव को देखते हुए भारत को AI के क्षेत्र में आगे आना होगा। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, semiconductors, electric vehicles, biotech, some of the most complex engines, quantum, rare earth, and a few more. These are technologies which we will have to master, we'll have to adopt, we'll have to develop talent pipeline, and we will have to make sure that we remain in the frontier. And over a period of last few decades, the biggest change which has happened and the biggest factor which has joined this constellation of technologies is AI. AI is also going to fundamentally change the way we work, the way we live. कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने AI के इस्तेमाल, रेगुलेशन और इनोवेशन पर जोर दिया। Should help us give solutions for better city urban areas which exist and for newer urban centers that we may plan. I think we need to have a greater understanding that AI probably is capable of giving us in situ solutions without having to remove people from where they are, but keep them there, but give them the solutions which has been waiting for decades. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अस्थिर प्रौद्योगिकी नहीं बल्कि इसमें तेजी से रियल टाइम में बदलाव हो रहे हैं। उन्होंने इन बदलावों के अनुरूप खुद को तैयार रहने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती इस प्रौद्योगिकी के अनुरूप ही हम सभी को भी सचेत रहना होगा कि हम नैतिकता की अनदेखी न करें।
AI is not static, as we heard now on the data sets and so on. AI is a rapidly progressing, real-time, dynamic thing. And therefore, all of us will have to be conscious that we don't sit back on the ethic, because repeatedly I heard the word used several times by our McKinsey friend, that AI can also have its challenges, and that can affect our so-called demographic dividend that we're talking about. And I see the challenge not just in jobs, but also in the way in which these can be used for the not so much of a betterment of the society. So we need to be clear that regulation has to be running this race equally. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले साल फरवरी में भारत में एआई इम्पैक्ट समिट होगा। इसकी तैयारी के लिए नीति आयोग की तरफ से देश भर के सभी जिलों में जमीनी स्तर पर खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसका बहुत अच्छा समागम किया गया है। अगले साल फरवरी में एआई इम्पैक्ट समिट होगा। एआई इम्पैक्ट समिट आप सब जानते हैं कि एआई समिट्स की शुरुआत पहले यूके में हुई थी, ब्लेचली में, जो कि सेफ्टी पे था, उसके बाद में सोल में, फिर फ्रांस में, और इस बार भारत में होगा अगले फरवरी में। इस एआई इम्पैक्ट समिट की तैयारी के लिए नीति आयोग की तरफ से पूरे देश भर के सभी जिलों के साथ जो ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है, फील्ड में जो काम हो रहा है एआई का उपयोग करके, एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, इन सब पे जो काम हो रहा है उसको लेके एक बहुत अच्छा समागम किया गया और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको सबके साथ शेयर किया गया। आचार्य देवव्रत ने आज महाराष्ट्र के राज्यपाल पद की शपथ ली। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। देवव्रत ने संस्कृत में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस अफसर मौजूद रहे। दरअसल देश के अगले उपराष्ट्रपति चुने गए सीपी राधाकृष्णन के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था। 66 वर्षीय देवव्रत 2019 से गुजरात के राज्यपाल हैं। हिंदी और इतिहास में स्नातकोत्तर, साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि रखते हैं। साल 2014 से शुरू हुआ एक सफर, जब मिला एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और उस वादे को नीति, नियत और परिणामों में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पिछले 11 साल में केंद्र सरकार ने देश के विकास के लिए तमाम कदम उठाए हैं। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों की डीडी न्यूज ने पड़ताल की और सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका विश्लेषण किया। हम आपके लिए ला रहे हैं एक सीरीज जिसमें हम मोदी सरकार के 11 साल के विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा आपके समक्ष रखेंगे। तो देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति, जन जन के प्रधानमंत्री। आज की नारी सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि बदलाव की पहचान बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा से लेकर आर्थिक आत्मनिर्भरता और राजनीतिक भागीदारी तक हर क्षेत्र में महिलाओं को मिला है नया मुकाम। अस्तु स्त्री स्वयमेव स्वरा। ऋग्वेद में कहा गया है, स्त्री स्वयं अपनी आवाज है, अपनी शक्ति है, और यही शक्ति आज नए भारत में राष्ट्र निर्माण का आधार बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में पिछले 11 वर्षों में अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। वर्ष 2014 से अब तक 20 से ज्यादा महिला केंद्रित योजनाएं शुरू की गई हैं। 2015 से शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने का राष्ट्रीय अभियान चलाया गया। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन वितरित हुए। महिलाओं को खाना पकाने के दौरान निकलने वाले खतरनाक धुएं से मुक्ति मिली।
पीएम जनधन योजना के तहत पूरे देश में वित्तीय समावेशन किया गया। इसके तहत 56 करोड़ लोगों को सीधे बैंकों से जोड़ा गया, जिसमें 55% खाते महिलाओं के हैं। वहीं मुद्रा योजना से महिलाएं उद्यमी बन रही हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना होगी, उसने मुझे बहुत ही लाभ दिया। इस योजना के तहत मुझे पूरे 10 लाख रुपए का ऋण मेरे ही नज़दीकी बैंक से मुझे मिला। तो बिल्कुल मुद्रा योजना के मिलने के बाद बिल्कुल मेरा बिज़नेस स्ट्रक्चर ही बदल गया। मैंने अपने बिज़नेस को बहुत जल्दी स्केल किया और आज मैं जो बिज़नेस एक कमरे से शुरू होता था, आज वो मार्केट में आ चुका है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज मैं 30 लाख रुपए का सालाना टर्नओवर का बिजनेस कर रही हूँ। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, आयुष्मान भारत और पोषण अभियान से मातृ शिशु स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ 75 लाख लाभार्थियों को अपना घर मिला है। इनमें 73% महिलाएं शामिल हैं। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ। इसके जरिए महिलाओं की सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित हुई। जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ 60 लाख से ज्यादा नल के पानी के कनेक्शन हुए। इससे महिलाओं के समय में बचत हुई। वहीं जल प्रबंधन में शामिल करके महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। मिशन शक्ति और ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, 3 तलाक कानून से मुस्लिम महिलाओं को समानता और गरिमा मिली। महिला विकास से लेकर महिला नेतृत्व वाले विकास तक भारत की प्रगति उल्लेखनीय रही है, जिसने वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। मोदी सरकार की नीतियों के कारण महिलाओं ने विज्ञान परियोजनाओं में नेतृत्व की भूमिका निभानी शुरू कर दी है। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 सौर मिशन जैसे अत्याधुनिक अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों में परियोजना निदेशक सहित प्रमुख पदों पर महिला वैज्ञानिक हैं। हाल ही में हुए सफल ऑपरेशन सिंदूर तक में महिला अधिकारियों ने अग्रिम मोर्चे पर नेतृत्व कर अपने शौर्य को दुनिया को दिखाया। गवर्नेंस से लेकर सुरक्षा बलों और विमानन तक महिलाएं अब सभी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और समावेशी और सतत राष्ट्रीय विकास को गति दे रही हैं। भारत अमृतकाल की ओर बढ़ रहा है। महिलाएं एक मजबूत और अधिक समावेशी राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड में हजारीबाग की पुलिस और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने लाल आतंक पर ऐसा प्रहार किया है कि नक्सली इस जख्म को याद रखेंगे। पातीतीरी के जंगली इलाके में आज सुबह हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ रुपए के इनामी सहदेव सोरेन समेत 3 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया है। अन्य 2 नक्सलियों की पहचान 25 लाख रुपए के इनामी रघुनाथ हिम्ब्रम उर्फ चंचल और 10 लाख रुपए के इनामी बिरसेन गंचू उर्फ रामखिलावन के तौर पर हुई है। सहदेव सोरेन सीपीआई माओवादी का सेंट्रल कमेटी मेंबर था। जिस जगह मुठभेड़ हुई है वो जंगल, बोकारो और गिरिडीह के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। सुरक्षा बलों की टीम आज जब सर्च ऑपरेशन के लिए निकली तो उसके पास नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी थी। गोपनीय सूचना मिली थी कि 1 करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन किसी बड़ी माओवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी में है, जिसके बाद इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद और बंगाली फिल्म अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के दिल्ली दफ्तर पहुंची। ईडी ने टीएमसी सांसद को अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े एक मामले में समन भेजा था। मिमी चक्रवर्ती का नाम एक ऐसे ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ा है जिस पर धन शोधन और टैक्स चोरी जैसे गंभीर आरोप हैं। ईडी को शक है कि मिमी चक्रवर्ती ने ऐप से जुड़ा प्रमोशनल कंटेंट किया है, जिससे लोगों को इसमें निवेश के लिए आकर्षित किया गया। दिल्ली के द्वारका और आसपास के इलाकों में गैंगस्टरवाद की कमर तोड़ने के लिए एक संयुक्त और बड़े स्तर पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। 25 अलग अलग टीमों द्वारा दिल्ली के 19 स्थानों और हरियाणा के 6 स्थानों पर छापे मारे गए। कपिल संगवान उर्फ नंदू के फाइनेंसर के घर से 34 लाख रुपए नगद और लगभग 50 लाख रुपए मूल्य का सोना चांदी का जेवर बरामद हुआ है। साथ ही 8 देसी स्मार्ट पिस्टल, 29 जिंदा कारतूस और 3 मैगजीन भी बरामद हुए।
ऑपरेशन के दौरान फायरिंग और वसूली से जुड़े मामलों में शामिल 6 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। देश में टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने जीएसटी दरों में व्यापक कटौती की है। सरकार के इस फैसले का छत्तीसगढ़ के व्यापारियों और दुकानदारों ने स्वागत किया। उनका कहना है कि जीएसटी में 5% की कटौती से व्यापारियों और दुकानदारों के साथ साथ आम जनता को भी इसका फायदा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन में लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अभी तो जीएसटी में भारत सरकार ने जो सुधार किया है और जो नई जीएसटी ला रही है, इससे सबसे पहले तो हमारी जो जनता है, जो हमारे उत्पादक हैं और आम जो उपभोक्ता हैं, उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि जीएसटी की दरों को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, सरलीकरण किया है। और सरलीकरण से अब यह होगा कि जो आने वाले समय है उसमें हमारा उत्पादन बढ़ेगा और हम जो विदेशों पर बहुत चीज़ों पर निर्भर थे, खास करके अभी जो वर्ल्ड का दबाव हमारे ऊपर पड़ रहा था, तो इससे जो है हमारा जो है निर्यात बढ़ेगा, आयात कम होगा। भारत सरकार और राज्य सरकार को हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जीएसटी दरों में कमी करके बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है। जीएसटी दरों में कमी होने के कारण रोजमर्रा की जरूरतों के सामान कीमतें घटेगी, जिससे उपभोक्ताओं को, आम जनता को भी बहुत फायदा पहुंचेगा और व्यापार जगत की निर्णय व्यापार को प्रोत्साहन देगा। इससे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग जो होते हैं उनको मजबूती मिलेगी, रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इससे आम उपभोक्ताओं को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। अभी आगे त्यौहार का सीजन आ रहा है, जिसमें जो भी खरीदी होगा उसमें सब में टैक्स कम होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि सभी लोगों को, आम जनता को इसमें फ़ायदा मिलेगा। मैं इस केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के सफल क्रियान्वयन से भारत का स्मार्टफोन निर्यात चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। ये अब तक का सबसे उच्चतम आंकड़ा है। निर्यात में अमेरिकी फोन निर्माता एप्पल सबसे आगे रहा। ये जानकारी इंडस्ट्री अनुमानों में दी गई। अमेरिकी टैरिफ में वृद्धि के बावजूद भारत के स्मार्टफोन निर्यात में सालाना आधार पर 55% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2025 की समान अवधि में ये आंकड़ा 64,500 करोड़ रुपए था। इंडस्ट्री के सूत्रों के अनुसार टेक्नोलॉजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और फॉक्सकॉन ने निर्यात में लगभग 75% का योगदान दिया है। सैमसंग और मोटोरोला ने भी भारत से अमेरिका को आपूर्ति में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में अब 300 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो 2014 में केवल 2 थीं। वित्त वर्ष 14 में भारत में बिकने वाले 26% मोबाइल फोन स्थानीय स्तर पर बनाए गए थे, जो अब बढ़कर 99.2% हो गए हैं। जौनपुर जिले के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सीहीपुर में रविवार की रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी एक बस ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में अब तक 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी श्रद्धालु छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। छत्तीसगढ़ से 50 श्रद्धालुओं से भरी बस अयोध्या दर्शन के लिए गई थी। अयोध्या दर्शन के बाद सभी श्रद्धालु काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी जा रहे थे। इसी बीच भोर में करीब 3 बजे एक ट्रेलर को ओवरटेक करने के दौरान बस टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से सभी श्रद्धालुओं को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 4 श्रद्धालुओं को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य श्रद्धालुओं का इलाज जारी है। डीएम जौनपुर डॉक्टर दिनेश चंद्र के मुताबिक हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत हुई और 9 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज किया जा रहा है। मामले की छानबीन भी जारी है। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में अंतरिम मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों ने शपथ ली। जनहित से जुड़े मुद्दों पर कानूनी लड़ाई के लिए प्रसिद्ध रहे ओम प्रकाश आर्यल गृह और कानून मंत्रालय और रामेश्वर खन्नल वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। ओम प्रकाश आर्यल काठमांडू के मेयर बालेन शाह के कानूनी सलाहकार भी रह चुके हैं। वित्त विभाग के लिए चुने गए रामेश्वर खन्नल एक अनुभवी नौकरशाह और पूर्व वित्त सचिव हैं। 3 दशकों से अधिक समय से सार्वजनिक सेवा में उन्हें एक सतर्क टेक्नोक्रेट और व्यवहारिक नीति निर्माता के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। उन्हें सहकारी विकास, राजस्व नीति, बजट योजना और सार्वजनिक खरीद, अधिक आधुनिक लेखा पद्धतियों और राजस्व आधार को मजबूत करने के प्रयासों में व्यापक अनुभव है।
वहीं ऊर्जा, शहरी विकास और भौतिक अवसंरचना मंत्रालय का जिम्मा कुलमन घीसिंग को दिया गया है। कुलमन घीसिंग इससे पहले नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। आप विद्युत प्राधिकरण के लिए भारी राजस्व सृजन के साथ साथ पुरानी बिजली कटौती को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।